नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी। आज हम करेंट अफेयर की सीरीज़ 2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, वीडियोस डिले होने के कारण, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ये वीडियो डिले हो गया। और करेंट अफेयर सीरीज़ 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले आपको शॉर्ट्स में दे दिया गया है, आज हम इसे कवर करते हैं। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोढेरा, इसको याद कर लेंगे आप, मेहसाना में 3900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया है। आइए पहले जानते हैं ये 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव क्या होता है। जिस तरह से आपको बिजली प्रदान की जा रही थी पहले, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट से हो या दूसरे एनर्जी सोर्सेज से, ज़्यादातर यह थर्मल पावर प्लांट से ही दिया जा रहा था। उसमें आपको एक पर्टिकुलर बिल आता है और जो भी सुविधाएं हैं आप उसी बिजली से इलेक्ट्रिकल कोई भी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। तो आज भी आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, बट उसका जो मोड है वो ट्रेडिशनल ना हो करके यह सन की एनर्जी को यूज़ करके बनाया गया है। यही है सौर ऊर्जा संचालित गांव। इस गांव के प्रत्येक घर में बिजली प्रदान की गई है लोगों को, और कंप्लीट सेटअप गवर्नमेंट के द्वारा करके उनके घरों तक पहुंचाया गया है। और इसका बिल जो कि पारंपरिक स्रोतों से आता था 50% से भी कम आएगा। मोढेरा गांव का सूर्य मंदिर, यह भारत का पहला हेरिटेज साइट बन गया है। कौन सा जगह है जो पहला हेरिटेज साइट बना है? मोढेरा गांव का सूर्य मंदिर। यह पूरी तरह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर यह पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के राजा भीमा प्रथम ने लगभग 1026 से 27वीं ईस्वी में कराया था। मोढेरा की सौर परियोजना में जमीन पर सौर पैनल लगने के साथ साथ 1300 घरों और सरकारी इमारतों की छतों पर भी सौर पैनल लगाए गए हैं। इन सभी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा गया है। मोढेरा केंद्र और राज्य सरकारों की लगभग 80 करोड़ रुपए की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महिला एशिया कप 2022। श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2022 का फाइनल जीत लिया है भारत ने। यह महिला एशिया कप का भारत का 7वां खिताब है। यह मैच बांग्लादेश के सिलहट में खेला गया था। यह कहाँ खेला गया था? सिलहट में। जगह को आप याद कर लेंगे। इस मैच में श्रीलंका ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर इनोका रणवीरा के नाबाद 18 रन के स्कोर के साथ कुल 65 रन बनाए थे। भारत ने 9.3 ओवर में 2 विकेट पर 71 रन बनाकर जीत दर्ज की है। इस मैच में भारत की स्मृति मंधाना ने नाबाद 51 रन बनाए, वहीं रेणुका सिंह ने शानदार 3 विकेट लिए। 51 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है स्मृति मंधाना। इस प्रतियोगिता में रेणुका सिंह शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच, दीप्ति सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। इससे पहले वर्ष 2018 में महिला एशिया कप बांग्लादेश ने जीता था। महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में श्रीलंका में हुई थी। इस प्रतियोगिता में एशियाई देश शामिल होते हैं। यह महिलाओं का एशिया कप है। पुरुषों के खेल तो बहुत प्रसिद्ध हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं, पर धीरे धीरे महिलाओं ने भी खेलों में सामान्य रूप से
हिस्सेदारी दिखाई है और इनके खेल भी प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। आइए कुछ नियुक्तियां देखते हैं। यह सिर्फ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बाकी सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनमें प्रमुख नियुक्तियों को हम देखते हैं। सुश्री भारती दास बनी हैं भारत की महालेखा नियंत्रक। भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, शॉर्ट फॉर्म इसका सीजीए है, के रूप में सुश्री भारती दास को नियुक्त किया गया है। यह वित्त मंत्रालय की 27वीं महालेखा नियंत्रक है। इनका नंबर आप याद कर लेंगे 27वीं, और नाम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सुश्री भारती दास। सुश्री भारती दास के बारे में कुछ जानते हैं। यह 1988 बैच की भारतीय सिविल सेवा अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति 18 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है। महालेखा नियंत्रक के बारे में हम कुछ तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, जिससे हमें पॉलिटी के भी कुछ प्रश्न साथ ही साथ याद हो जाएंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 150 इसकी शक्तियाँ और कार्यों का स्रोत है। महालेखा नियंत्रक लेखांकन, अकाउंटिंग के विषयों पर केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए भी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, पर तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेखा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन करने की जिम्मेदारी होती है। साथ ही इसको केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक अंकेक्षण, जिसे ऑडिट कहते हैं, करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑडिट कब किया जाता है किसी काम को? जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको आप एनालाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि उसमें क्या कोई गड़बड़ी है या ठीक है, उसे ही ऑडिट कहते हैं। यह प्रत्येक माह वित्त मंत्रालय के व्यय, राजस्व, उधार और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करता है। दूसरी नियुक्ति है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को नामित किया। इसे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इसे याद रखना ही रखना है। ये कोई भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उसमें आने की संभावना बहुत ही अधिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। किन्हें नामित किया है? डीवाई चंद्रचूड़। और किनके द्वारा किया गया है? यूयू ललित के द्वारा। इसके मुताबिक सीजेआई यूयू ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई ने अनुशंसा की है और अपना जो अनुशंसा पत्र है वह न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को सौंपी। सीजेआई यूयू ललित ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ही अपने उत्तराधिकारी को नामित किया है। सीजेआई ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश होंगे, कुछ उनके बारे में जानते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को देश के 50वें सीजेआई के पद की शपथ लेंगे। इनका नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। 9 नवंबर को लेंगे 50वें। कितने नंबर के सीजेआई होंगे? यह 50वें नंबर के। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। 10 नवंबर 2024 को पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री की सिफारिश के बाद पद से इस्तीफा देने से पहले निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम लेते हैं। प्रक्रिया के बाद एक नए सीजेआई को नामित करने के बाद वर्तमान में सीजेआई अध्यक्षता वाला कॉलेजियम भी फ्रीज हो जाता है। अच्छा, आप कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पता ही होगा। यह एक सिस्टम है जिससे हम अपने जो जजेस हैं, इन्हीं के थ्रू पुराने एक्सपीरियंस जजों का नाम दिया जाता है और बाद में उनमें से ही नियुक्ति की जाती है। जस्टिस डीवाई
चंद्रचूड़ के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वर्तमान में यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इनका पूरा नाम आप याद कर लेंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यह देश के पूर्व सीजेआई जो कि वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं और यह सबसे लंबे समय तक, जो कि फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक का काल था, देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। रोजर बिन्नी, कुछ अन्य नियुक्तियां देखते हैं। यह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनी हैं। बीसीसीआई की 91वीं आम वार्षिक बैठक जो कि मुंबई में आयोजित की गई, इसमें पूर्व क्रिकेटर को 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। रोजर बिन्नी सौरव गांगुली की जगह लेंगे। 2019 से इस पद पर यह आसीन थे। जय शाह बोर्ड के सचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए यथावत बने रहेंगे। कुछ तथ्य हम रोजर बिन्नी के बारे में देखते हैं। 27 टेस्ट मैचों और 72 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। 1983 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का यह हिस्सा भी थे और यह पूर्व में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। बीसीसीआई, जिसका कि पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका गठन 1928 में हुआ था। तमिलनाडु राज्य में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में यह पंजीकृत है। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई के क्रिकेट सेंटर में स्थित है। यह स्वायत्त और निजी संगठन है। यह भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है। रेमंड यूस्टेस ग्रांट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे। बीसीसीआई का अध्यक्ष एक निर्वाचित पद होता है और राज्य क्रिकेट संघ इसके निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। लोढ़ा समिति और विनोद राय समिति बीसीसीआई में सुधारों से संबंधित है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कभी भी यह इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। लोढ़ा समिति, विनोद राय समिति, यह किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन वर्तमान में बीसीसीआई के लोकपाल हैं। 2017 में बोर्ड ने लोकपाल पद का गठन किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बुकर पुरस्कार 2022। 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक करुणा तिलका को दिया गया है। आप इनका नाम याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही वह बुकर पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई लेखक बन गए हैं। यह पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, इस नेम को भी आप याद रखेंगे। लंदन के समारोह में पुरस्कार यह दिया जाता है। पैनल के मुताबिक यह उपन्यास, जो कि श्रीलंका के गृह युद्ध की भयावहता पर एक गंभीर, कर्कश, मार्मिक व्यंग प्रस्तुत करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे भी याद रखेंगे कि इस पुस्तक में किस विषय का वर्णन है। इसमें श्रीलंका की गृह युद्ध की भयावहता का वर्णन है। सिहान करुणा तिलका, 1975 में श्रीलंका में इनका जन्म हुआ। यह एक अग्रणी लेखकों में से एक हैं। 2011 में इन्हें पहले उपन्यास, जो कि चाइना मैन है, इसके लिए पुरस्कृत किया जा चुका है कॉमनवेल्थ बुक प्राइज से। साथ ही साथ इन्होंने डीएसएल और ग्रैटियान पुरस्कार भी जीता था। इस पुस्तक को विजडन द्वारा सर्वकालिक दूसरी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुस्तक घोषित किया गया था। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा द्वारा दूसरा उपन्यास है। उनके गीत, स्क्रिप्ट, कहानियाँ रोलिंग स्टोन, जीक्यू और नेशनल ज्योग्राफी में प्रकाशित हो चुके हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह अंग्रेजी भाषा का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। यह अंग्रेजी में जो पुस्तक लिखी गई है
वह यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले उपन्यास कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें विजेता को 50,000 यूरो और 6 शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को 2,500 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। आज का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। गरीबी सूचकांक, पहले हम बहुआयामी शब्द को देखते हैं, फिर यह गरीबी सूचकांक के बारे में कुछ जानते हैं। गरीबी के स्तर को मापने के लिए कुछ पैरामीटर सेट किया गया है, जैसे कि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को मिला करके जब हम गरीबी रेखा का मूल्यांकन करते हैं, वह है बहुआयामी गरीबी। सिर्फ एक पहलुओं को देख करके यह नहीं मापा जा रहा है, यह बहुत से पहलुओं को देखकर मापा जा रहा है। और यह सूचकांक 2022 का जारी कर दिया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI भी कहते हैं शॉर्ट में, जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में गरीबों की संख्या 2005, 6, 19, 21 के बीच 415 मिलियन की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा है, पहले हम इसे जानते हैं। अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यह एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा नाम है MPI मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे आप हिंदी में जानते हैं। इसे पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI इसका शॉर्ट फॉर्म है, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं। इसे पब्लिश करते हैं दो OPHI और UNDP। यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है संयुक्त रूप से। 100 से अधिक विकासशील देशों में यह गरीबी को मापता है। 3 आयामों और 10 संकेतकों में अभाव को यह ट्रैक करता है। 3 आयामों को हम देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है। शिक्षा में स्कूली शिक्षा और बाल नामांकन के वर्ष, स्कूली शिक्षा कितने बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या नामांकन के वर्ष हैं, कोई स्कूल में समय पे एडमिशन ले रहा, लेट से ले रहा है। स्वास्थ्य में देखते हैं बाल मृत्यु दर, कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है 0 से 1 वर्ष के बीच में। पोषण, इसमें जो निर्धारित की मानक है उस अनुसार बच्चे को आवश्यक भोजन मिल रहा है या नहीं। पौष्टिक आहार कह सकते हैं इसे आप। जीवन स्तर, बिजली, फर्श, पेयजल, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति, इन सब को मिलाकर के जीवन स्तर में आप काउंट करते हैं। MPI में 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, जिसमें उच्च मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। तो उच्च मान इसमें गरीबी को दर्शाता है। 2022 के कुछ निष्कर्षों को देखते हैं। 111 विकासशील देशों में 610 करोड़ लोगों में लगभग 19% या फिर नंबर में 120 करोड़ बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। आधे गरीब 59 करोड़ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। लगभग 8.1% गरीब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। वैश्विक MPI शुरू किए जाने के बाद पहली बार गरीब लोगों की संख्या उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक है। इसके बाद दक्षिण एशिया का स्थान है। दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 83% गरीब लोग रहते हैं। 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 83% लोग रहते हैं, जो है दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका का क्षेत्र। हम इसमें भारत का प्रदर्शन देखते हैं। भारत में 2005, 6, 19, 21 के बीच 15 साल की अवधि के दौरान
41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट दर्शाता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे तेज़ी से गरीबी में कमी गोवा में हुई है। सबसे तेज़ी से कमी जो हुई है वह गोवा में हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। दुनिया के लगभग 230 मिलियन गरीब लोग भारत में रहते हैं। इस डेटा को आप याद रखेंगे। भारत में 230 मिलियन गरीब लोग भारत में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में 5.5% है गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2%। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% गरीब लोग रहते हैं, मतलब गरीबों की संख्या ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है। हालांकि दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला प्रधान परिवारों में गरीबी काफ़ी अधिक प्रचलित है। आज यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता रहेगा। तब तक आप जो भी पढ़ें उसे रिवाइज़ करिए और अपना ध्यान रखें। आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।